अस्सलाम वालेकुम। सीरीज़ मेट्रोलॉजी के पार्ट 15 के साथ मैं दानियाल आरिफ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और लास्ट पार्ट नंबर 14 में जो हमने 50 इंपॉर्टेंट MCQs पढ़े थे उसी का सीक्वेंस नंबर 2 यानी कि उस 50 इंपॉर्टेंट MCQs का पार्ट नंबर 2 आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैंने तमाम वो MCQs शामिल करे हैं जो प्रीवियस PMD FPSC के टेस्ट में मीट्रोलॉजी असिस्टेंट मीट्रोलॉजिस्ट के पोस्ट के लिए आए हैं। वो तमाम MCQs मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं, तो आप इसको गो थ्रू करें और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से FPSC मज़ीद आगे टेस्ट में जो मीट्रोलॉजिस्ट या असिस्टेंट मीट्रोलॉजिस्ट के लिए वो किस तरह से दे सकता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो एक सवाल पेपर में आया था वो ये था कि व्हाट इज़ द फास्टेस्ट सिस्मिक वेव। बताइए कि जो सिस्मिक वेव्स होती हैं, सिस्मिक का मतलब अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कौन सी होती हैं। तो आपको बिल्कुल मैं प्रिसाइसली समझाऊंगा कि एक्चुअली अर्थक्वेक की या सिस्मिक की वेव जो है वो तकरीबन 4 किस्म की होती हैं, जिसमें से नंबर 1 आर प्राइमरी वेव्स, नंबर 2 आर सेकेंडरी वेव्स, नंबर 3 आर सरफेस वेव्स और नंबर 4 आर लव वेव्स जिन्हें कहा जाता है। अच्छा, एक एक्चुअली सरफेस वेव्स जो हैं वो 2 किस्म की होती हैं, या तो लव वेव या फिर रिले वेव। ये दोनों सरफेस वेव्स कहलाती हैं। तो यहाँ ऑप्शन में आपको रिले की जगह सरफेस वेव लिख दिया है, लेकिन एक्चुअली जो ऑप्शन है वो कुछ और है। लेकिन पहले मैं इन डायग्राम को देख के आपको समझाऊंगा कि क्या प्राइमरी वेव्स क्या होती हैं, सेकेंडरी वेव्स क्या होती हैं, लव वेव क्या होती हैं और रिले वेव क्या होती हैं। जनाब, प्राइमरी वेव्स में क्या होता है कि आपकी जो मोशन होती है वेव की वो बैक एंड फोर्थ होती है, यानी कि वो आगे जाते ही हैं वेव्स, फिर पीछे आती हैं, फिर आगे जाती हैं, फिर पीछे जाती हैं। तो उनकी जो डायरेक्शन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, डिस्ट्रैक्शन जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी। जबकि सेकेंडरी वेव में जो आपकी वेव की डायरेक्शन होती है वो अप एंड डाउन होती है, जिसकी वजह से आपके जो सरफेस है उसके ऊपर इस तरह से वेव्स बनती हुई नज़र आती हैं। ये सेकेंडरी वेव्स होती हैं। थर्ड वन इज़ लव वेव। लव वेव में क्या होता है कि जो वेव्स होती हैं उनकी डायरेक्शन इस तरह से होती है हॉरिजॉन्टल वे में, जिससे आपकी जो ग्राउंड की साइड बाय साइड इनकी जो है वो डिस्ट्रैक्शन होती है, साइड बाय साइड इनकी मूवमेंट होती है। ऐसी वेव्स को हम कहते हैं लव वेव्स। और लास्ट में हमारे पास आते हैं रिले वेव्स। रिले वेव्स में क्या होता है, रिले वेव्स में जो आपकी वेव्स की डायरेक्शन होती है वो इलिप्टिकल पाथ की तरह की होती है। इस तरह से वेव्स घूम रही होती हैं, जिसकी वजह से जो शेप बनता है वो बिल्कुल सेकेंडरी वेव जैसा बनता है। सेकेंडरी वेव और रिले वेव में क्या फ़र्क है, सेकेंडरी वेव में स्ट्रेट वेव्स हैं लेकिन अप एंड डाउन है, जबकि रिले वेव में अप एंड डाउन तो हैं लेकिन ये एलिप्टिकल पाथ में इस तरह से गोल राउंड हो रही हैं। तो आपको शेप्स देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन सी वेव कौन सी है। जिसमें बैक एंड फोर्थ मोशन है वो प्राइमरी मोशन है, जिसमें अप एंड डाउन है वो सेकेंडरी है, और जिसमें साइड बाय साइड है वो लव वेव है, और जिसमें एलिप्टिकल पाथ है वो रिले वेव है। अब सवाल आपसे पूछा गया है कि बताइए सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट सिस्मिक वेव क्या होती है। तो इसमें इनका जो ऑर्डर है वो ये है कि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो सिस्मिक वेव होती है वो होती है बैक एंड फोर्थ मोशन, यानी कि नंबर 1 पे ये है। नंबर 2 पे जो फास्टेस्ट के बाद फास्ट है वो है सेकेंडरी नंबर 2, और उसके बाद ये दोनों आती हैं लव वेव और रेले वेव जो नंबर 3 पे आती हैं, जिसमें लव वेव रेले वेव से ज़्यादा फास्ट होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि नंबर 1 पे फास्टेस्ट ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे लव वेव और नंबर 4 पे रेले वेव। तो इसका सही आंसर है प्राइमरी वेव्स। नेक्स्ट इज़ बताइए शिस्ट का पेरेंट रॉक कौन सा है। तो इस अगर मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि अगर आपने मेरे जियोलॉजी के जो मैंने 4 लेक्चर्स अपलोड किए हैं रिसेंटली, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप काइंडली इसको देख लें, क्योंकि मीट्रोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए जियोलॉजी के पार्ट से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, और असिस्टेंट मीट्रोलॉजिस्ट के पोस्ट के लिए भी ये क्वेश्चंस आए थे। तो आपको इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि वो लेक्चर्स मैंने इतने प्रिसाइज बनाए हैं कि आपका जियोलॉजी का पार्ट पूरा का पूरा 4 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और एक लेक्चर मैक्सिमम मेरे ख्याल में 12 से 13 मिनट का लेक्चर है, तो तकरीबन 40 मिनट्स के अंदर आप जियोलॉजी का पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। वेल, पेरेंट रॉक ऑफ शिस्ट, तो ये चार्ट मैंने बनाया हुआ है और उसको अपने उस लेक्चर में मैंने अच्छी तरीके से समझाया भी है। पेरेंट रॉक का मतलब है कि जिस चीज़ से वो बना है। तो अगर आप यहाँ देखें तो शिस्ट का पेरेंट रॉक यहाँ पर क्या है, शेल है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या लगेगा, शेल सही आंसर लगेगा। नेक्स्ट इज स्लेट इज़ डैश ग्रेन्ड। स्लेट जो है वो किस तरह का ग्रेन्ड रॉक है, किस तरह का है। तो यहाँ पर देखें आप इसी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वेरी फाइन ग्रेन्ड, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, फाइन ग्रेन्ड आएगा। जबकि इको ग्रैनुलर जो है वो कौन सा होता है, क्वार्टाइज्ड होता है, ठीक है। मार्बल भी इको ग्रैनुलर होता है। अगर आप देखें तो इको ग्रैनुलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन फोलिएटेड में पाए जाते हैं। फोलिएटेड में इको ग्रैनुलर कोई नहीं होता। एक्चुअली मैंने ये तमाम चीज़ें जो है ना, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने अपने लेक्चर में बहुत आसानी के साथ और बहुत प्रिसाइज वे में समझाई हुई हैं। तो अभी वक्त को ना ज़ाया करते हुए सिर्फ इसका सही ऑप्शन बताते हुए कि फ़ाइन आंसर है, हम आगे बढ़ते हैं। मॉस हार्डनेस स्केल में बताइए कि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट एलिमेंट कौन सा था। तो ये स्केल आपके सामने है, इसमें सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट जो एलिमेंट है, हार्डनेस यहाँ बढ़ रही है, सबसे टॉप पर जो है वो कौन सा है, डायमंड। तो डायमंड इसका सही आंसर है।
लेट्स सपोज आपसे पूछ लिया जाए, बताइए सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है मोर स्केल में, तो आप किसका नाम लिखेंगे? टॉक का नाम लिखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? डायमंड। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ कोबल साइज़। कोबल एक ख़ास किस्म का पत्थर है जो कि जिसको हम आम ज़बान में क्रश भी कहते हैं, जो रोड में डालने के काम आता है। ठीक है, तो इसका जो साइज़ है वो मिलीमीटर में कम से कम 64 और ज़्यादा से ज़्यादा 256 मिलीमीटर होता है। डेट्स वाई हमने इसका क्या रखा है, 64 से 256 मिलीमीटर कोबल्स होते हैं। अच्छा, अगर 64 से नीचे हैं तो पेबल्स कहलाएंगे, और 256 से ज़्यादा हैं तो वो बोल्डर्स कहलाएंगे। तो आपने इन चीज़ों को याद रखना है। कोबल्स क्या है, 64 से 256 के बराबर हैं तो ये कोबल्स हैं, 64 से नीचे हैं तो पेबल्स हैं, 256 से ऊपर हैं तो बोल्डर्स हैं। नेक्स्ट इज स्लोएस्ट मास मूवमेंट। सबसे जो मास की मूवमेंट होती है उसमें सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट किसकी होती है, तो ये ग्राफ है, इसको समझना है आपने, जिसमें सबसे स्लो जो है वो यहाँ से यहाँ पे जो है वो फास्ट हैं इस लाइन में, और इस लाइन में जो होंगी वो स्लोएस्ट होंगी। तो आप देखें यहाँ पे सॉइल क्रीप जो है वो सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट आ रहा है इस पार्ट में। तो सॉइल क्रीप जो है वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट में सॉइल क्रीप का आंसर लगेगा। सबसे ज़्यादा फास्ट में जो है आपके पास रॉक स्लाइड आता है, लैंड स्लाइड आता है, अर्थ फ्लो आता है, या फिर मड फ्लो भी आता है। तो वो आप इस तरह से जब इस ग्राफ को पूरी अच्छी तरह से चेक कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमें कौन सा आंसर सही लगाना है। तो यहाँ का जो सही आंसर है वो है सॉइल क्रीप, जो सबसे स्लोएस्ट मास मूवमेंट है। उसके बाद आपसे सवाल ये किया गया है कि बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेती है। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस की सबसे मेन कंपोनेंट है, और ये जो है एक्चुअली इंफ्रारेड वेव्स जो अर्थ रात के टाइम, नाइट के टाइम अपने अंदर से रिलीज़ करती है, उनको ऑब्जर्व करती है और टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। तो अगर लेट सपोज आपसे नाम ना दिए जाएं बल्कि रेंजेस दी जाएं, तो इंफ्रारेड की रेंज आपने याद कर लेनी है 0.01 सेंटीमीटर से 1000 nm। इसके दरमियान वाली जो भी रेंज होगी उसको अर्थ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, या तो इंफ्रारेड लिखा हुआ आएगा या रेंज लिखी हुई आएगी, दोनों सूरत हाल में आपने इंफ्रारेड की रेंज या इंफ्रारेड का नाम लिखना है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करती है। नेक्स्ट इज़ वाई रेनबो सीन कर्व। बताइए रेनबो जो है वो कर्व्ड क्यों नज़र आती है? इस तरह से हमें हमेशा रेनबो सीधी नहीं बल्कि इस तरह से कर्व नज़र आती है। आवर आई इज़ कर्व्ड, क्या इसकी वजह ये है कि हमारी आंखें कर्व्ड हैं? नो। क्या इसकी वजह ये है कि अर्थ कर्व्ड है? नहीं। ये नहीं कह रहे कि अर्थ कर्व्ड नहीं है, ये नहीं कह रहे कि आई कर्व्ड नहीं है, लेकिन ये रेनबो के कर्व्ड होने की वजह नहीं है, बल्कि रेनबो के कर्व्ड होने की वजह ये है कि जो ड्रॉपलेट होता है जिसमें से लाइट ट्रैवल करके स्प्लिट हो जाती है अपने पूरे फंडामेंटल कलर्स के अंदर, 7 कलर्स के अंदर, वो एक्चुअली ड्रॉपलेट जो है वो स्फेरिकल होता है, जिसकी वजह से आपको रेनबो जो है वो राउंड शेप में मिलती है, कर्व शेप में मिलती है। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे बनता है अगर कोई देखना चाहे तो वो गूगल कर सकता है कि वाई रेनबो सीन कर्व्ड, तो वो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी शॉर्ट आंसर ये है कि वाटर के ड्रॉपलेट स्फेरिकल होने की वजह से हमें रेनबो जो है वो कर्व नज़र आती है। फिर आपसे एक सवाल ये पूछा गया था कि बताइए ग्लोबल वार्मिंग जो है वो तकरीबन कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगी 2030 और 2052 के दरमियान अगर इसी रेट से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही। तो ये एक ग्राफ है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि अगर हाई एमिशन पाथवे रहा, रेड वाला रहा, तो तकरीबन 2020 और 2040 ये इसके दरमियान जो है 1.5 या 1.6 के दरमियान आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग है इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर सही है 1.5। अगर आपसे एक पूछा जाए 2100 तक बताइए इसका टेम्परेचर कहाँ तक चला जाएगा, तो आपका टेम्परेचर नज़र आ रहा है मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 6, 7, 8 तक ये तकरीबन जा रहा है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा वाला आंसर होगा आप वो उसको करेक्ट करेंगे। तो इसको आप देख लीजिएगा पूरे ग्राफ को, और अपने लिए शॉर्ट वे जो भी बनाना चाहें, कोई शॉर्ट ट्रिक किस तरह से याद रखना है उसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज वाटर हैज़ अ डैश हीट कैपेसिटी, दिस मीन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिलेटिव टू अदर सब्सटेंस। सबसे पहले आपने ये देखना है कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी, दोनों का मतलब एक ही है। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि ये डिफाइन करती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज करने के लिए उसको कितनी हीट देनी होगी। जिसको जितनी ज़्यादा हीट देनी होती है उसकी हीट कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो वाटर को गर्म करने के लिए, वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। डेट्स वाई इसका जो सही आंसर है वो है हाई, बिकॉज वाटर हैज़ अ हाई हीट कैपेसिटी। जोन विद लोएस्ट रेनफॉल, अच्छा क्लाइमेट के कुछ जोन्स बनाए गए हैं, उनमें से 4-5 जोन्स आपके सामने हैं। इन जोन्स को देखते हुए आपने बताना है कि सबसे कम रेनफॉल जो है वो किस जोन में होती है। तो देखें अगर तो पोलर में जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं हैं और सारा दिन जो है वो क्या रहती हैं, ड्राई रहती हैं। सारे साल जो है वहाँ की हवा ड्राई रहती है, तो यहाँ पर बारिशें बिल्कुल ना होने के बराबर होंगी। एक तो इसका सही आंसर पोलर है। देन
ठंडी हवाएं हैं और माइल्ड समर्स हैं, यहाँ पर बारिशें भी हैं और गर्मियाँ तो माइल्ड समर भी हैं, तो यहाँ पर कुछ बारिशें होने के चांसेस हैं। एरिड जो है वो ड्राई होती हैं। ड्राई का मतलब बिल्कुल खुश्क और सारा साल हॉट ऑल एयर तमाम सारा साल जो है वो गर्म रहती हैं, तो एरिड भी जो है इसका सही आंसर होने के इसके चांसेस हैं। नेक्स्ट इज़ ट्रॉपिकल, हवाएं गर्म होती हैं लेकिन सारा साल गीली होती हैं, डेट्स वाई यहाँ सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं। मेडिटेरेनियन, माइल्ड विंटर्स, दरमियाने सर्दियाँ आती हैं, ड्राई और हॉट समर और गर्म और खुश्क गर्मियाँ आती हैं, और माउंटेन्स पे आपकी बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, सारा साल ठंडी रहती हैं। तो यहाँ पर आपका पोलर भी सही आंसर है, यहाँ पर आपका एरिड भी सही आंसर है, और टेम्परेट और ट्रॉपिकल इसके सही आंसर नहीं है। तो इसमें जिसने एरिड लगाया है वो भी सही करेक्ट होगा, और जिसने पोलर लगाया है उसका आंसर भी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रंट्स जनरली हैज़ द स्मॉलेस्ट स्लोप। तो इस स्लोप के बारे में और वार्म फ्रंट और वेदर फ्रंट्स के बारे में मैंने अपना लेक्चर रिकॉर्ड करवाया हुआ है, आई थिंक लेक्चर नंबर 13A एंड 13B। तो आप वहाँ जाकर फ्रंट्स के बारे में रिवाइज़ कर सकते हैं, और जिसने पढ़ा नहीं है वो समझ सकते हैं। 3 से 4 मिनट के लेक्चर्स होते हैं बहुत प्रिसाइज वे में, जहाँ आपको मैं तमाम नॉलेज बहुत ही आसानी के साथ आप तक पहुँचा देता हूँ, ताकि आपको कोई ज़्यादा इश्यूज़ ना हो। तो अगर आप वो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट स्लोप होता है तमाम फ्रंट में, वो सबसे स्मॉलेस्ट स्लोप जो होता है वो होता है वार्म फ्रंट का। तो इस पर सही आंसर वार्म फ्रंट लगेगा। आपकी याद आने के लिए बताता जाऊँ, फ्रंट 4 किस्म के होते हैं, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट और ऑक्लूडेड फ्रंट और एक स्टेशनरी फ्रंट। नेक्स्ट इज द जियोस्ट्रॉफिक विंड इज़ अ बैलेंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड द डैश फोर्स। जियोस्ट्रॉफिक नाम की एक विंड है, बताइए वो किन 2 फोर्सेस के बैलेंस की वजह से सामने आती हैं। तो पहला तो उन्होंने बता दिया PGF यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और दूसरा जो है वो क्या है आपका कोरियोलिस फोर्स है, जिसकी वजह से जियोस्ट्रॉफिक फोर्स वजूद में आती है। तो इसका सही आंसर कोरियोलिस इफेक्ट है या कोरियोलिस फोर्स है। नेक्स्ट इज व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। जब आप अर्थ को ऊपर की नॉर्थ पोल की तरफ से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, तो बताइए अर्थ कैसे रोटेट करेगी। अर्थ काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, आपने याद रखना है। नॉर्थ पर काउंटर क्लॉकवाइज और साउथ पर क्लॉकवाइज रोटेट करती है। ये सेम वही रूल है जो हरिकेन्स का है या टॉर्नेडोज का है, कि वो नॉर्थ साइड पर जब भी बनेंगे तो वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेंगे, और राइट साइड पर जब भी बनेंगे तो वो क्लॉकवाइज मूव करेंगे। विच लेयर हैज़ टेम्परेचर इन्वर्जन। लेयर से मुराद यहाँ पर एटमॉस्फेयर लेयर है। हमें ये बताना है कि कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर जो है वो उसमें टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन, जिसको थर्मल इन्वर्जन भी कहा जाता है, एक रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है, जो कि अर्थ की सबसे नियरेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। इसमें होता क्या है कि कूल एयर एट द सरफेस इज़ ओवरलेन बाय अ लेयर ऑफ वार्मर एयर। जो सरफेस पे ठंडी हवा होती है उसके ऊपर जो है वो गर्म हवा मौजूद होती है। तो जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं तो ठंडी से अचानक आपको गर्म हवा मिलती है और फिर अचानक ठंडी हवा मिलती है, तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन कहलाता है। तो डेट्स वाई ट्रोपोस्फेयर इसका सही आंसर है। ग्रेट बेसन डिज़र्ट इज़ इन। ग्रेट बेसन एक डिज़र्ट का नाम है, और डिज़र्ट यानी सहरा का नाम है, डेजर्ट का नाम है एक्चुअली। तो आपने इसमें बताना है कि ये किस जगह मौजूद है। तो ये कोल्ड विंटर में होती है। अगर आपने बाकी तमाम 3-4 बेसन का या डेजर्ट को देखना है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं, जिसमें आपको मुख्तलिफ रीजन्स मिल जाएंगे। तो ये हंड्रेड्स ऑफ डेजर्ट्स हैं जिनको यहाँ पर डिफ़ाइन करना आसान नहीं था और मुश्किल था। डेट्स वाई मैंने यहाँ पर सिंपल जो आंसर सही है इसका, ग्रेट बेसन डेजर्ट इज़ इन कोल्ड विंटर, तो ये मैंने सही आंसर आपको बता दिया। कॉज ऑफ मेसोथैलीमिया। मेसोथैलीमिया एक ख़ास किस्म की बीमारी है, लेकिन इससे पहले ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन 4 ऑप्शन से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं या कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं मैं आपको बता दूं, क्योंकि हो सकता है पेपर में इनमें से कोई से भी किसी के बारे में भी पूछ लिया जाए। तो कैडमियम जो है इसकी वजह से फैटिक, हेडेक्स, नौसिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया और फीवर वगैरह अगर ये सिम्टम्स मिलते हैं तो यकीनन वहाँ पर आप सही ऑप्शन कैडमियम लगाएंगे। मरकरी के क्या है, इमोशनल चेंजेस। सबसे बड़ी चीज़ आपने याद रखनी है, इमोशनल चेंजेस। अगर इमोशनल चेंजेस हैं सच एज मूड स्विंग्स हो रहा है, इरिटेबिलिटी हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, शाइनेस आ रही है, तो ये सारी चीज़ें मरकरी के इनहेल करने की वजह से आप में शामिल हो सकती हैं। एस्बेस्टस जो है वो एक्चुअली मेसोथैलीमिया की वजह बनती है, और ये एक कैंसर है चेस्ट का और स्टमक का, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास आर्सेनिक, जो कि एक्चुअली स्किन के बारे में, स्किन के कैंसर के बारे में, और एब्डोमिनल पेन भी हो जाता है, लेकिन मेन जो वजह है इसकी स्किन का कैंसर है, जो कि आर्सेनिक की इनहेलिंग की वजह से हो जाता है। तो ये चारों सिम्टम्स और चारों पॉइजनस मेटल्स जो हैं इनको आपने याद रखना है। इनमें से कोई सा भी मेटल के बारे में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है।
एंड द क्लाउड्स हैव सम वर्टिकल डेवलपमेंट एंड लोकेटेड इन द अपर लेवल। अपर लेवल का मतलब है वहाँ पर जो ऑप्शन यूज़ होगा वो होगा साइरो, क्योंकि साइरो जो है वो एक्चुअली अपर लेवल के लिए प्रीफिक्स यूज़ होता है। तो यहाँ पर एक ही ऐसा क्लाउड है जो कि है साइरोक्यूमुलस, तो इसका सही आंसर साइरोक्यूमुलस लगेगा। नेक्स्ट इज 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल डैश डिग्री चेंज ऑन द सेल्सियस स्केल। व्यूअर्स, इस हवाले से मुझसे एक गलती प्रीवियस लेक्चर में हुई थी जिसमें मैंने इसका आंसर आपको 1.8 बताया था, जबकि ऐसा नहीं है। आपने करना क्या है कि लेट सपोज आपसे पहले पूछा गया है कि 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज ऑन द फ़ारेनहाइट, जो टेम्परेचर पहले बताया जाएगा उसको डिवाइड में डिनोमिनेटर में रखेंगे और जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको डिवीजन में न्यूमिनेटर में रखेंगे। जब आप 100 को 180 से डिवाइड करवाएंगे तो आपका आंसर आएगा 0.56, तो इसका सही आंसर होगा 0.56। अगर लेट सपोज आपको सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट का पूछ लिया जाए तो फिर आप ऊपर 180 और नीचे 100 रखेंगे, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा वो हमेशा न्यूमिनेटर में आएगा और जिसके बारे में बताया गया हो वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। प्लांट्स ग्रो अंडर शेड्स आर कॉल्ड, वो प्लांट्स जो शेड्स के अंदर यानी कि बगैर सूरज की रोशनी के ग्रो करते हैं उनके नाम बताइए, तो वो सायोफाइट्स होते हैं। ऑब्वियसली जो सूरज की रोशनी में ग्रो करते हैं उनको हेलियोफाइट्स बोलते हैं। तो आपने ये दोनों अल्फाज याद रखने हैं, ठीक है। तो सायोफाइट्स जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ फुजीदा स्केल यूज टू मेजर, फुजीदा स्केल जो है वो किसके लिए मेजर किया जाता है, तो फुजीदा स्केल जो है वो टॉर्नेडोस के लिए मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मैंने यहाँ रखी है कि फुजीदा स्केल में 7 क्लासेस होती हैं एक्चुअली। F0 से स्टार्ट होती है और F6 तक जाती है, और तकरीबन F4 जो है वो डिवास्टेटिंग होती है, F5 जो है वो इनक्रेडिबल होती है, और F6 तो आप सोच ही नहीं सकते, इतनी ख़तरनाक होती है। तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है कि इनकी रेंजेस थोड़ी बहुत याद कर लें तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि फुजीदा स्केल में कौन सी क्लास जो है वो सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग है। तो आप F4 लगाएंगे या F5 लगाएंगे या F4 जो है वो किस रेंज में, तो आपने ये चीज़ देख लेनी है और इसको याद कर लेना है। द 2 वेदर डिजास्टर्स दैट रिजल्ट इन द ग्रेटेस्ट लॉस ऑफ लाइफ आर, ओके जी, यहाँ पर ये आपसे कहा जा रहा है कि बताइए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वेदर डिज़ास्टर कौन से हैं जिनमें सबसे ज़्यादा लाइफ का नुकसान होता है, तो वो फ्लड और लाइटनिंग है। बिजली चमकने से, बिजली ज़मीन पर गिरने से और सैलाब से सबसे ज़्यादा जो है वो लाइफ का लॉस होता है। नेक्स्ट इज़ मिनिमम ट्रॉपिकल स्टॉर्म फोर्सेस। अच्छा, इस हवाले से मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाया हुआ है साइक्लोन का, उसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा मिनिमम जो होती है स्टॉर्म की, ट्रॉपिकल स्टॉर्म की, वो 39 माइल्स पर आवर होती है और मैक्सिमम जो है वो कितनी होती है 74 माइल्स पर आवर होती है। अगर इससे ऊपर बढ़ जाए तो फिर वो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स नहीं रहते बल्कि क्या बन जाते हैं, हरिकेन्स या फिर टाइफोन बन जाते हैं। और 39 से नीचे रहे तो उनको ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है ट्रॉपिकल स्टॉर्म के बारे में, तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म मिनिमम 39 है और मैक्सिमम कितनी है 74, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज इन मोस्ट क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग स्ट्राइक्स द ग्राउंड टेंड्स टू बी डैश चार्ज। ज़्यादातर जो है जब लाइटनिंग होती है ग्राउंड पर पड़ती है तो बताइए कि ग्राउंड को किस तरह से चार्ज होना चाहिए, तो ऑब्वियसली करंट है, करंट नेगेटिव चार्ज होता है, हमेशा पॉजिटिव की तरफ आता है, डेट्स वाई ग्राउंड को पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स डिजर्ट रीजन्स आर लोकेटेड, सबसे ज़्यादा जो पूरे दुनिया के डेजर्ट हैं, सहरा हैं, बताइए वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये आपके सामने है। जो इक्वेटर का नॉर्दर्न और साउदर्न एरिया है इसमें काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे जस्ट नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायबिटिक प्रोसेस इज कम्पेयर टू एन एडियाबेटिक प्रोसेस। डायबिटिक प्रोसेस में हीट का ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, जबकि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता, बट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आता, बल्कि कंप्रेशन और एक्सपेंडेशन की वजह से कूलिंग और हीटिंग होती है। तो यहाँ पर डायबिटिक जो है वो कन्वेक्शन भी नहीं है, ओरोग्राफिक भी नहीं है, राइजिंग एयर भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है रेडिएशनल हीटिंग और कूलिंग है। जो रेडिएशन आती हैं और टेम्परेचर के अंदर हीट को ट्रांसफ़र करती हैं जिसकी वजह से कूलिंग या फिर हीटिंग होती है। इन विच लोकेशन आर हरिकेन्स मोस्ट लाइकली टू डेवलप, हरिकेन्स जो हैं वो कौन सी लोकेशन में ज़्यादातर डेवलप होते हैं, तो याद रखिए हरिकेन्स जो हैं वो पानी के ऊपर ज़्यादा डेवलप होते हैं जहाँ समंदरी हिस्सा ज़्यादा है, और कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो कहाँ है, इक्वेटर पर है। डेट्स वाई इक्वेटर के लिए हम यहाँ हरिकेन्स के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इन वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स 10 to 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। अच्छा जी, एन ए क्लाइमेट इज़ कैरेक्टराइज्ड एज हैविंग, आपके पास क्लाइमेट के 5 जो है वो कैटेगराइजेशन है, जिसमें ए जो है वो ट्रॉपिकल है, बी ड्राई है, सी टेम्परेट है, डी कॉन्टिनेंटल है और ई पोलर है। तो ए के लिए आप ट्रॉपिकल लगा देंगे, ठीक है। अगर बी होता तो आप ड्राई लगाते, अगर सी होता लेट्स सपोज टेम्परेट, तो टेम्परेट के लिए आपके पास ये सी आंसर आ गया, डी के लिए आपके पास आ गया कॉन्टिनेंटल, ठीक है, और ई के लिए आपके पास आ गया पोलर।
ओके नेक्स्ट इज, अच्छा याद रखिएगा कॉन्टिनेंटल और ट्रॉपिकल में क्या फ़र्क है। दोनों फॉरेस्ट क्लाइमेट्स हैं, लेकिन कॉन्टिनेंटल में सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं जबकि ट्रॉपिकल में तकरीबन ज़्यादातर गर्मियाँ पाई जाती हैं। क्योंकि ट्रॉपिकल में डायरेक्टली ये जो रेड लाइट बता रही है ना आपको, ये रेड लाइट जो है वो बता रही है, ये रेड कलर जो बता रहा है यहाँ पर टेम्परेचर हाई है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट इज़ अ फंक्शन ऑफ, क्लाइमेट किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, कॉन्टिनेंटली, ओशन करंट, ये सब के सब जो हैं वो क्लाइमेट में शामिल होते हैं। इनकी मदद से हम क्लाइमेट ज़ाहिर कर पाते हैं कि किसी जगह क्लाइमेट कैसा है। द मिड लैटिट्यूड विंड्स इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर फ्लो जनरली फ्रॉम विच डायरेक्शन, बताइए कि मिड लैटिट्यूड की जो विंड्स हैं वो किस डायरेक्शन में होती हैं, तो वेस्टर्ली जो है फ्रॉम द वेस्ट इन बोथ हेमिस्फीयर, तो ये सही इसका करेक्ट आंसर है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स किस तरह से चलती हैं, मिड लैटिट्यूड क्या होता है, हाई लैटिट्यूड क्या होता है। MCQs पार्ट नंबर 1 में ये मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, डेट्स वाई इसकी एक्सप्लेनेशन पे मैं नहीं जा रहा। द वर्ड मानसून एज इट अप्लाइज टू क्लाइमेटोलॉजी रेफर्स टू, मानसून का मतलब क्या होता है, मानसून का मतलब होता है या तो साइक्लोन या फिर टाइफोन जिसकी विंड जो है वो तकरीबन 100 माइल्स पर आवर से ज़्यादा हो। When comparing the moisture content in the air between two location, it is best to use, जब आप दो दोस्तों के दरमियान मॉइस्चर कंटेंट कंपेयर कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा आसान ये है कि आप दोनों का ड्यू पॉइंट पता कर लें, तो आपको आसानी के साथ पता चल जाएगा कि दोनों के दरमियान में ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कंटेंट कितना कम और कितना ज़्यादा है। नेक्स्ट इज वेयर देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द अपवर्ड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, UP आपके पास अपवर्ड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है और डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। इन दोनों के दरमियान जब बैलेंस होगा तो बताइए क्या बनेगा, वो बनेगा हाइड्रोस्टेटिक बैलेंस। ठीक है। As an object, sounds or light moves forward you, the frequency of the sound or radiation will be dash relative to you than the moving object. This is Doppler effect. Doppler effect ये कहता है कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ ने साउंड या लाइट को आपकी तरफ ट्रांसफ़र किया और वो जैसे जैसे आपके पास आता रहेगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ती रहेगी और वेवलेंथ छोटी होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास हायर का आंसर आएगा। क्लाउड टेक्सचर सच एज शेडोज एंड लंबीनेस आर बेस्ट इन ऑन डैश इमेजिनरी, तो ऑब्वियसली विजिबल इमेजिनरी पर आपको क्लाउड के टेक्सचर और शेडोज आसानी के साथ नज़र आ सकते हैं। द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑन सैटेलाइट इमेज इज कॉल्ड पिक्सल। ठीक है जी। एंड डैश सरफेस सच एज रॉक डज नॉट अलाउ लाइट टू पेनिट्रेट वाइल अ डैश सरफेस डज अलाउ सम लाइट टू ट्रांसमिट, बताइए वो कौन सी सरफेस है जो लाइट को पेनिट्रेट करने के लिए अलाउ नहीं करती और कौन सी सरफेस से लाइट पेनिट्रेट कर जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। तो ओपेक का मतलब होता है धुंधला, जिसके अंदर से कोई चीज़ ट्रांसफ़र ना हो सके आसानी के साथ, और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, यहाँ ओपेक आएगा और यहाँ ट्रांसपेरेंट आएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एयर मास इज़ द मोस्ट डेंस, बताइए इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंस एयर मास कौन सा है। तो आपने कुछ यहाँ पर ट्रिक्स याद रखनी है। अगर मॉइस्ट और ड्राई के दरमियान में कंपैरिजन किया जाए तो ड्राई ज़्यादा डेंस होती है, मॉइस्ट कम डेंस होती है। ये क्यों होती है, इसके लिए मैंने मेट्रोलॉजी में अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हुए हैं 1 से लेकर 13 तक, उसमें आप देखेंगे तो आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। और कोल्ड और वार्म का अगर कंपैरिजन किया जाए तो कोल्ड जो है वो ज़्यादा डेंस होती है बनिस्बत वार्म के। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, हमें डेंसर देखना है, तो जहाँ पर कोल्ड और ड्राई साथ होंगी उसका सही ऑप्शन लगाएंगे। तो कोल्ड एंड ड्राई यहाँ पर है तो इसका सही ऑप्शन ये है। ठीक है, और नेक्स्ट इज़ द ड्यू पॉइंट इज़ ग्रेटर दैन द टेम्परेचर, तो ये बिल्कुल नेवर है, कभी भी नहीं हो सकता। याद रखिएगा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ड्यू पॉइंट जो है वो टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए। मैक्सिमम जो है वो टेम्परेचर के जितना होता है, और जब टेम्परेचर के जितना बराबर हो जाए ड्यू पॉइंट तो ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है। अच्छा जी, 100 माइल पर आवर विंड इज़ हाउ मैनी नॉट्स, बताइए अगर एक हवा है जो 100 माइल्स पर आवर की रफ्तार से चल रही है तो वो नॉट्स में कितनी होगी। तो याद रखें 1 माइल के अंदर जो है 1 नॉट जो है वो बराबर होता है 0.51 मीटर पर सेकंड के, और 1 नॉट जो है वो एक्चुअली बराबर होता है 1.15 मिली माइल्स पर आवर के। तो आपको पता करना है 100 माइल्स, तो 100 को आप 1.15 से डिवाइड करवा देंगे, आपके पास आंसर आएगा 86.99, और इसका बेस्ट आंसर जो है वो कौन सा है, 87 नॉट्स। उम्मीद करता हूँ जो मैंने मेहनत आप लोगों ने की है और ये वही तमाम MCQs हैं जो असिस्टेंट मेट्रोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए FPSC की तरफ से टेस्ट में आए थे, ये आपको समझ में आए होंगे। इस हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं अपकमिंग वीडियोज़ लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा जो आपके लिए आसानी का बायस बनेंगे। आपकी मोहब्बतों का और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।